Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 6 of MRP of OBG. So that is the must remember point of OBG. So start करते हैं with the session that is first हम पढ़ेंगे inverted uterus के बारे में, ठीक है ना. So inverted uterus or you can say that uterine inversion. So uterine inversion और inverted uterus का मतलब क्या है? That is the uterus turns इनसाइड आउट ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी. द इम्पॉर्टेंट थिंग कि यूट्रस क्या होगा, टर्न इनसाइड आउट. सो अंदर से वो पूरा बाहर आ जाएगा लाइक दिस. यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट है ना, यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट है ना, पूरा अंदर से वो पूरा बाहर आ गया है. सो दैट इज नोन एज यूटेराइन इन्वर्जन और इन्वर्टेड यूट्रस. एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द इमरजेंसी कंडीशन है ना, इट इज इमरजेंसी कंडीशन. आपको फटाफट एक्शन लेना है, ठीक है ना. सो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्वर्टेड यूट्रस और यूटेराइन इन्वर्जन दैट इज द फंडल प्रेशर एंड एक्सेसिव कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन बिफोर प्लेसेंटल सेपरेशन. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारी पीपीएच प्रिवेंशन की जो न्यू गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग फंडल प्रेशर जो है वो अवॉइड करते हैं. रूटीन फंडल प्रेशर इज अवॉइडेड, रूटीन एपिसियोटोमी इज ऑल्सो अवॉइडेड. एंड जो कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन है इट इज डन बाय स्किल्ड पर्सन. स्किल्ड पर्सन जो हमारी न्यू गाइडलाइंस आई है ना उसमें वो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन है वो कौन करेगा? ओनली स्किल्ड पर्सन करेगा, सब नहीं कर सकते हैं, है ना. सो इन्वर्टेड यूट्रस और यूटेराइन इन्वर्जन इज द इनसाइड टर्न्स. जो यूट्रस है वो अंदर से बाहर आ जाता है एंड इट इज द इमरजेंसी कंडीशन. मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? दैट इज द फंडल प्रेशर और एक्सेसिव कंट्रोल कोड ट्रैक्शन बिफोर प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है. सो यूट्रस इन जो यूट्रस है, यूट्रस इन्वर्जन होता है तो सिम्टम्स क्या क्या होता है? दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. सिम्टम्स आपने पता होना चाहिए. सो सिम्टम्स क्या होगा? सीवियर, वेरी सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होता है. एंड शॉक लाइक सिम्टम्स होगा लाइक हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया है ना, पीपीएच के भी चांसेस है ये, है ना. एंड यूट्रस प्रोट्रूडिंग थ्रू द वजाइना. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर है ना, यूट्रस ऐसे प्रोट्रूड हो जाएगा, वजाइना के थ्रू वो दिखेगा, ठीक है ना. एंड व्हेन यू एब्डोमेन की जब आप पैल्पेट करोगे सो यूट्रस नॉट फिल्ड इन एब्डोमेन. सो दिस इज द ये 4 कैरेक्टरिस्टिक साइन आपने याद करना है रिगार्डिंग इन्वर्टेड यूट्रस और यूटेराइन इन्वर्जन, ठीक है. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन. सो फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? फर्स्ट डिग्री में ओनली फंडस जो है वो डिप्रेस्ड होगा बट यूट्रस के अंदर ही रहेगा. दिस इज द फर्स्ट डिग्री. दिस इज द फर्स्ट डिग्री. फंडस डिप्रेस्ड है बट ये भी यूट्रस के अंदर ही है ना, बाहर नहीं आया, जस्ट डिप्रेस्ड हुआ है. सेकेंड डिग्री में क्या होगा? फंडस प्रोट्यूड्स थ्रू द सर्विक्स. तो यहाँ पे वो डिप्रेस हुआ था, ये सर्विक्स के थ्रू प्रोट्यूड्स हो जाएगा. थर्ड डिग्री में क्या होगा? यूट्रस आउटसाइड द वजाइना. यहाँ पे वो सर्विक्स तक आया था, यहाँ पे ये वजाइना के बाहर आ जाएगा. एंड फोर्थ डिग्री में यूट्रस प्लस वजाइना सब कुछ क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना. सो यूट्रस प्लस वजाइना सब कुछ बाहर आ जाएगा. तो फर्स्ट में जस्ट फंडस डिप्रेस हो जाएगा, सेकेंड में फंडस जो है वो सर्विक्स तक आएगा, थर्ड में फंडस जो है वो वजाइना तक आएगा एंड फोर्थ में यूट्रस प्लस वजाइना दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे. सो दैट इज द डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन, ठीक है ना. सो मैंने क्या बोला? दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन. तो हम फटाफट पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे, फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करेंगे एंड अंडर एनेस्थीसिया प्लस टोकोलिटिक्स एजेंट्स के अंदर हम मैनुअल रिप्लेसमेंट करेंगे. मैनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस करेंगे. दैट इज नोन एज जॉनसन्स मैनूवर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉनसन्स मैनूवर, है ना. इसको हम क्या बोलते हैं? जॉनसन्स मैनूवर बोलते हैं. दैट इज द मैनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, है ना. सो मैनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस. तो देखो ये यूट्रस पूरा बाहर आ गया था, है ना, यूट्रस पूरा बाहर आ गया है. सो ये मैनुअली यूट्रस को क्या कर रहे हैं? अंदर फिक्स कर रहे हैं, है ना. सो इस मैनुअर को क्या बोलते हैं? इस मैनुअर को बोलते हैं जॉनसन्स मैनुअर, ठीक है ना. सो इसके बाद हम क्या देंगे? इसके बाद हम यूट्रोटोनिक्स देंगे. सो पहले हम एनेस्थीसिया, क्योंकि दिस इज द पेनफुल प्रोसीजर ना, सो पहले हम एनेस्थीसिया देंगे प्लस टोकोलिटिक्स देंगे सो दैट जो यूट्रस है वो रिलैक्स रहे एंड देन हम वापस से रीइंसर्ट कर देंगे एंड उसके बाद यूट्रोटोनिक्स देंगे सो दैट यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है. एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ये यूट्रस इन्वर्जन है ये बिफोर प्लेसेंटल एक्सपल्शन के पहले भी हो सकता है कि प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड भी नहीं हो, उससे पहले हो गया. सो अगर लेट सपोज प्लेसेंटा भी एक्सपेल नहीं हुआ है एंड यूट्रस पूरा बाहर आ गया तो आपने ये नहीं करना कि पहले आपको प्लेसेंटा को हटा दो फिर आप यूट्रस को बाहर वापस से अंदर डालोगे. नो, डू नॉट रिमूव प्लेसेंटा बिफोर रिपोजिशन. पहले आपको यूट्रस को वापस से रिपोजिशन करना है फिर प्लेसेंटा रिमूव करना है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट
पॉइंट यू शुड नो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा इन्वर्टेड यूट्रस और यूटेराइन इन्वर्जन। आपने कंफ्यूज नहीं होना है फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज द यूटेराइन प्रोलैप्स। सो यूटेराइन प्रोलैप्स एंड यूटेराइन इन्वर्जन, दिस टू इज वेरी वेरी डिफरेंट टर्म्स, बट ऐसे सुनने में आपको ऐसे सिमिलर लग सकता है। सो यूटेराइन इन्वर्जन इज द यूट्रस अंदर से बाहर आ गया है, इनसाइड आउट हो गया है, ठीक है। बट यूटेराइन प्रोलैप्स क्या है? यूटेराइन प्रोलैप्स इज द डाउनवर्ड डिसेंड ऑफ यूट्रस, तो धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है। यूटेराइन इन्वर्जन क्या है? इमरजेंसी कंडीशन है, बट दिस इज नॉट द इमरजेंसी कंडीशन। यूटेराइन इन्वर्जन कब होता है? लाइक ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी हो सकता है। एंड यूटेराइन प्रोलैप्स बेसिकली जो पेल्विक फ्लोर मसल्स वीकनेस की वजह से होता है ना। सो ये 3 पॉइंट आपको याद रखोगे तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे, यूटेराइन इन्वर्जन और यूटेराइन प्रोलैप्स, ठीक है ना। सो यूटेराइन प्रोलैप्स क्या है? दैट इज द डाउनवर्ड डिसेंड ऑफ यूट्रस इनटू द वजाइना ड्यू टू वीक pelvic floor muscles and ligaments, okay। so इसमें भी डिग्रीज होते हैं। so this is the normal position and healthy uterus इस तरीके का होता है। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? जो सर्विक्स डिसेंड इनटू द वजाइना, सर्विक्स पहले कहाँ तक आ जाएगा? वजाइना, एंड धीरे धीरे प्रोलैप्स हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? इनसाइड से आउट हो रहा है, ऐसे टर्न आउट हो रहा था, यहाँ पे धीरे धीरे प्रोलैप्स हो रहा है, धीरे धीरे डिसेंड हो रहा है। तो पहले सर्विक्स आएगा वजाइना तक आएगा। उसके बाद क्या होगा? सर्विक्स जो है वजाइनल ओपनिंग तक आ जाएगा। फिर क्या होगा कि पूरा का पूरा जो यूट्रस है वो बाहर आ जाएगा, जिसको हम प्रोसीडेंसिया भी बोलते हैं। प्रोसीडेंसिया इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट प्रोलैप्स, है ना। कंप्लीट यूटेराइन प्रोलैप्स। तो फर्स्ट में कहाँ तक आएगा? एट वजाइना तक आएगा। सेकेंड में कब तक आएगा? इन वजाइना तक आ जाएगा। एंड फोर्थ में आउटसाइड तक आ जाएगा। तो ऐसे याद करना है, एट, इन, आउट, ठीक है। सो ये हमारा यूटेराइन प्रोलैप्स हो गया। इसमें मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। सो अर्ली में हमारा लाइक फर्स्ट डिग्री में हमारा मैनेजमेंट बहुत सिंपल होता है। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है कॉज, क्या है? दैट इज द पेल्विक फ्लोर मसल्स की वजह से, लिगामेंट मसल्स जो वीकनेस की वजह से हो रहा है ना। तो अर्ली में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज मदर को बोलते हैं टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है ना। उसके अलावा हम रिंग पैसरीज भी लगा देते हैं, वहाँ पे पैसरी वजाइनल के अराउंड रिंग पैसरीज लगा देते हैं टू सपोर्ट द यूट्रस, है ना। सो रिंग पैसरी बेसिकली कब करते हैं? एल्डरली या फिर यंग में, और ये अर्ली में करते हैं, ठीक है ना। सो अर्ली में कीगल एक्सरसाइज हो गया और रिंग पैसरी लगाते हैं इन एल्डरली एंड यंग में। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर वुमेन ओल्ड हो तो कॉल्पोलिसिस करते हैं। तो कॉल्पोलिसिस क्या होता है? दैट इज द वजाइनल क्लोजर, है ना। वजाइना को क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं, वजाइनल क्लोजर। सो दैट्स व्हाई इट इज डन इन ओल्ड वुमेन हु हैव नो सेक्सुअल ड्राइव, है ना। सो दैट इज, या फिर हु हैव नो सेक्सुअल ड्राइव, या फिर ओल्ड वुमेन में हम कॉल्पोलिसिस करते हैं, वजाइनल क्लोजर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर फर्टिलिटी प्रिजर्व करना हो, अगर एग्जाम में पूछा कि फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी, दैट इज नॉन एज स्लिंग सर्जरी। तो स्लिंग में बेसिकली स्लिंग लगा के काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यूट्रस को, ठीक है ना। एंड यूट्रस प्रिजर्विंग सर्जरी में क्या है? दैट इज अ फॉदरगिल और मैनचेस्टर रिपेयर सर्जरी, जिसमें हम क्या करते हैं? सर्विक्स को एम्प्यूटेट करते हैं एंड जो यूट्रस है उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं। सो दैट इज द यूट्रस प्रिजर्विंग सर्जरी में हमारा फॉदरगिल और मैनचेस्टर रिपेयर सर्जरी है, जिसमें बेसिकली सर्विक्स को एम्प्यूटेट कर देते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज द हिस्टेक्टोमी हो गया हमारा, ठीक है ना। सो दिस इज द मैनेजमेंट फॉर यूटेराइन प्रोलैप्स। अर्ली इज द कीगल एंड रिंग पैसरीज। अगर वुमेन ओल्ड है, हैव नो सेक्सुअल ड्राइव, देन कॉल्पोलिसिस। फर्टिलिटी प्रिजर्विंग बोले तो स्लिंग सर्जरी, एंड यूट्रस प्रिजर्विंग बोले तो फॉदरगिल और मैनचेस्टर रिपेयर सर्जरी। एंड लास्ट ऑप्शन इज द हिस्टेक्टोमी, पूरा का पूरा यूट्रस को ही बाहर कर दो, ठीक है ना। सो दो चीजें हमने पढ़ लिया, यूटेराइन इन्वर्जन एंड यूटेराइन प्रोलैप्स, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा पोस्ट टर्म पीरियड। सो पोस्ट टर्म पीरियड बेसिकली कब होता है? आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टिल 6 week, this is the important like days till 6 week, और you can say that 42 days तक हम पोस्टपार्टम पीरियड बोला जाता है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टिल 6 वीक, ठीक है। सो इसमें हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज द एक्यूट फेज, सब एक्यूट फेज एंड द लेट फेज। सो सब एक्यूट फेज मतलब कि अप टू 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स इज द एक्यूट फेज, जिसमें क्या क्या चांसेस हो सकता है? पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं, यूटेराइन इन्वर्जन के चांसेस हो सकते हैं, जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा यूटेराइन इन्वर्जन, है ना, यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट, है ना। सो दैट इज द यूटेराइन इन्वर्जन के चांसेस हो सकते हैं और पीपीएच के चांसेस हो सकते हैं, एंड बोथ आर इमरजेंसी कंडीशन, राइट। देन कमिंग टू सब एक्यूट, तो सब एक्यूट कब होगा? लाइक 24 आवर्स से लेके
24 आवर्स से लेके आफ्टर 24 से लेके 6 वीक तक हमारा सब एक्यूट होगा। इसमें बेसिकली इन्फेक्शन का, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, लैक्टेशनल प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट में आफ्टर 6 वीक क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पेल्विक फ्लोर मसल हो सकता है, मसल टोन हो गया, तो यूटेराइन प्रोलैप्स वगैरह हो सकता है ना। सो ये हमारा लेट में हो गया। सो वन इम्पॉर्टेंट स्केल यू शुड नो, कि इन पोस्टपार्टम मदर में हम बबल स्केल करते हैं। बबल ही असेसमेंट स्केल है। सो बबल में क्या है? बी इज फॉर ब्रेस्ट। सो ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, प्रॉपर निप्पल क्रैकल तो नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट इनगॉजमेंट तो नहीं हो रखा है, जो कोलेस्ट्रॉम कैसा है। सो प्रॉपर ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। यू फॉर यूट्रस। यूट्रस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड नो, यूट्रस में हम पोजीशन चेक करेंगे, यूट्रस जो है वो फर्म कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं है, या बॉगी है, कैसा है। सो यूट्रस को एग्जामिन करते हैं। एंड बी इज द ब्लैडर। बी इज द ब्लैडर। सो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी वुमेन जो है वॉइड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। एंड वॉइडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वुमेन वॉइड नहीं कर पाएगी तो यूट्रस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। सो अगेन पीपीएच के चांसेस बढ़ गया ना। सो ब्लैडर शुड बी वॉइड, है ना, ये हो गया। एंड बी फॉर बॉवल। सो इन बेसिकली इन सिजेरियन सेक्शन LACS अगर हुआ है तो बॉवल हुआ है, मतलब स्टूल पास हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो मॉनिटर करते हैं। एल इज द लोकिया हो गया हमारा। लोकिया, सो हम लोकिया आगे हम पढ़ेंगे। लोकिया इज द वजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी। सो हम उसका कलर एंड अमाउंट हम बेसिकली मेजर करते हैं। एंड ई इज द एपिसियोटोमी। ई इज द एपिसियोटोमी, या फिर अगर LACS हुआ है तो स्किन का जो वुंड है ना, इंसिजन है, वो प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना। और एच इज द होमान साइन। होमान साइन फॉर डीवीटी, है ना, होमान साइन फॉर डीवीटी। एंड ई इज द इमोशनल। ई इज द इमोशनल इन द सेंस कि मदर का बेबी के साथ कैसा अटैचमेंट है, क्योंकि पोस्टपार्टम पीरियड में पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस है। एंड दिस 3 टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट: पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस। सो ये तीनों टॉपिक मैं साइकियाट्री में कवर कराऊंगी, ठीक है ना। सो ये हमें मेजर करना होता है इन पोस्टपार्टम मदर में। बबल ही, बस अब बबल ही इसमें टूल याद करो, बबल ही तो याद रहेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद इन्वोल्यूशन आता है। सो इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन मतलब कि जो यूट्रस है, रिटर्निंग ऑफ द यूट्रस टू द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, है ना। सो यूट्रस जो है, जो यूट्रस है ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूट्रस क्या हो जाता है? इनलार्ज होता है, हैवी होता है, कितना चेंजेस होता है ना। सो वापस से वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिटर्न होने के प्रोसेस को बोलते हैं इन्वोल्यूशन। सो एट बर्थ, जब बर्थ होता है बेबी का, वेट एट बर्थ, सो यूट्रस वेट एट बर्थ कितना होता है? अराउंड 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। सो एट 6 वीक तक कितना हो जाता है? 100 ग्राम के अप्रोक्स हो जाता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 100 ग्राम हो जाता है। सो देख लो कितना मैसिव चेंज हुआ ना। 1000 ग्राम मतलब 1 kg से सीधा 100 ग्राम में आ गया, तो इतना चेंजेस होता है। सो वेट एट बर्थ ऑफ यूट्रस दैट इज द 1000 ग्राम, एंड एट द एंड ऑफ 6 वीक अराउंड 100 ग्राम के अराउंड रह जाता है। सो दैट इज नोन एज बेसिकली इन्वोल्यूशन हो गया, है ना। सो आफ्टर डिलीवरी फंडस बेसिकली कहाँ लोकेटेड होता है? 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस, 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस, है ना, बिलो अम्बिलिकस हमारा फंडस लोकेटेड होता है। एंड ये डिसेंड कैसे होता है? 1 सेंटीमीटर पर डे, 1 सेंटीमीटर पर डे। सो डेली विद इन 24 आवर्स में 1 सेंटीमीटर धीरे 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 क्या होगा? डिसेंड होगा। एंड बाय द एंड ऑफ 2 वीक जो यूट्रस है एब्डोमिनली आप पैल्पेट नहीं कर सकते, ये जो प्यूबिस सिम्फाइसिस से भी नीचे हो जाएगा। सो इतना डिसेंड हो जाएगा, इन्वोल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी जो यूट्रस है वो कैसे है? लिटरली डिस्प्लेस है। सो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ब्लैडर फुल हो सकता है, ब्लैडर फुल हो सकता है, मदर वॉइड नहीं कर पा रही है, तो हमें मदर को क्या इंसर्ट करना है? वॉइडिंग के लिए इंसर्ट करना है। अगर वो वॉइडिंग नहीं कर पा रही है तो फॉलिज इंसर्ट करना होगा, ठीक है ना। सो लिटरली डिस्प्लेस यूट्रस इंडिकेट ब्लैडर फुल, ठीक है ना। सब इन्वोल्यूशन अगर नहीं होता है, सब इन्वोल्यूशन की इन्फेक्शन हो सकता है। कॉमन कोज ऑफ सब इन्वोल्यूशन इज द इन्फेक्शन हो गया, रिटेन्ड प्लेसेंटा हो गया, है ना, रिटेन्ड प्लेसेंटा हो गया। सो ये कुछ कॉज है फॉर सब इन्वोल्यूशन, ठीक है। सो ये हमारा इन्वोल्यूशन हो गया। कमिंग टू लोकिया। सो लोकिया क्या है? डेट इज द vaginal discharge after delivery of baby, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी वजाइनल डिस्चार्ज को लोकिया बोला जाता है, ठीक है ना। सो लोकिया के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट 3 डेज तक, 1 to 3 डेज तक जो लोकिया का जो कलर होगा वो ब्राइट रेड ब्लडी होगा, है ना। सो उसको हम लोकिया रुब्रा बोलते हैं, लोकिया रुब्रा,
ऐसे याद कर लो। आर फॉर रुब्रा, आर फॉर रेड, तो रेड होगा एकदम ब्राइट रेड, ब्लडी, पूरा ऐसा लगेगा ब्लड ही आ रहा है। सो फर्स्ट 3 days तक ब्लड आएगा, सो दैट इज द लोकिया रुब्रा। देन आफ्टर 3 days, दैट इज 4 to 10 days तक, 4 to 10 days तक कैसा होगा, पिंकिश ब्राउन या फिर ब्राउनिश रेड कलर का होगा, जिसको हम बोलते हैं लोकिया सिरोसा, लोकिया सिरोसा, सीरस कलर का होगा, है ना। एंड देन आफ्टर 10 days to लाइक 6 week तक कैसा होगा, येलोविश वाइट और क्रीमी वाइट होगा, दैट इज नोन एज अल्बा, लोकिया अल्बा। सो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज इंपॉर्टेंट है एंड कैसा कलर होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर लोकिया का कलर, लोकिया का जो ऑर्डर फॉल ऑर्डर आ रहा है, इट मीन्स इट इंडिकेट इन्फेक्शन, मतलब कि एंडोमेट्रियोसिस इंडिकेट करता है ये, है ना। सो ये हमें मॉनिटर करना है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद असेसिंग द अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला था, एक तो हमारा कलर, कैसा कैसा कलर होता है, ब्राइट रेड, पिंकिश हो गया, फिर हमारा येलोविश कलर हो गया। उसके बाद अमाउंट कितना है, अमाउंट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे हमें पता चलेगा पीपीएच है कि नहीं, है ना। सो अमाउंट में अगर स्कैंट कब बोलेंगे, अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होगा इन 1 आवर, लाइक हम पैड में प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, सो लाइक विद इन 1 आवर में अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो इट इंडिकेट स्कैंटिंग अमाउंट है। लाइट का बोलेंगे व्हेन इट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर इन 1 आवर, सो हम बोलेंगे लाइट है। मॉडरेट मतलब कि लेस देन 15 सेंटीमीटर इन 1 आवर, ठीक है। एंड हैवी मतलब कि सैचुरेटेड, मतलब कि विद इन 1 आवर में पूरा जो पैड है वो पूरा शॉक्ड हो गया है, सो इट मीन्स इट इज हैवी, सैचुरेटेड है, एंड देर माइट बी कि प्लेसेंटा अंदर लाइक रिटेन है या फिर यूट्रस फर्म कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, सो लाइक देयर इज चांसेस ऑफ पीपीएच, ठीक है ना। सो ये आपने पता होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, सो बेसिकली यूटेराइन प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, यूटीआई से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज यूटीआई सॉरी यूरिनरी ट्रैक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज द यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड आफ्टर बर्थ पेन, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, मदर बेबी को फीड कर रही है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो दैट वापस से वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे आए। सो बिकॉज ऑफ डैट आफ्टर बर्थ पेन हो गया, यूरिनरी रिटेंशन, ये सारे कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना। सो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद पोस्टपार्टम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, जो सिंगल वर्ड में ऐसे एग्जाम में आता है हमारे नॉसेट में कि क्या बोलते हैं, सीवियर पेन हो रखा है, प्रेशर इन पेरिनियल एरिया है, बल्जिंग मास है। मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड इन द एग्जाम। सो सीवियर पेन है मदर को, प्रेशर इन पेरिनियल एरिया है, बल्जिंग मास है, सो व्हाट इट इंडिकेट्स, सो इट इंडिकेट्स वल्वर हिमाटोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंडिकेट वल्वर हिमाटोमा, हिमाटोमा या फिर वल्वर हिमाटोमा, वल्वर हिमाटोमा इज मोस्ट कॉमन, ठीक है ना। सो इन वल्वर हिमाटोमा में हम क्या करते हैं, आइस कंप्रेस करते हैं, दैट इज द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, एंड इन लास्ट हम क्या करते हैं, लाइगेट द पुडेंटल आर्टरी और डीएसए, दैट इज द डिजिटल सब्ट्रैक्शन ऑफ एंजियोग्राफी, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, ठीक है ना। सो दैट इज द डीएसए और लाइगेट द पुडेंटल आर्टरी, है ना। सो वल्वर हिमाटोमा मोस्ट कॉमन। उसके बाद अगर एग्जाम में आए कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना, मदर जो है वो शॉक में चले गई, अनएक्सप्लेन शॉक में है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग विद इन 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, मदर को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, टकिपनिया हो रहा है, टकीकार्डिया हो रहा है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर को एग्लोपैथी है, फीवर नहीं है ना। सो फीवर नहीं है मतलब कि टकीकार्डिया हो रहा है, टकिपनिया हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है, फीवर नहीं है, शॉक वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, सो इट मीन्स इट इंडिकेट अम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है ना। उसके बाद ये मुझे लिखना नहीं था, आपने खुद बताना था ये क्या है, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी कि अगर मदर को सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, शॉक वाले सिम्टम्स होते हैं, हाइपोटेंशन, टकीकार्डिया, यूटेराइन जो है वो फंडस नॉट पैल्पेबल एट अम्बिलिकस, जब यूट्रस को पैल्पेट कर रहे हैं तो पैल्पेबल नहीं है एब्डोमेन में अम्बिलिकस के पास, सो व्हाट इट इंडिकेट यूटेराइन इन्वर्जन। अभी मैंने आगे बताया था ना आपको, यूटेराइन इन्वर्जन मतलब कि यूट्रस जो है वो इनसाइड आउट हो गया है ना। सो दैट इज नोन एज यूटेराइन इन्वर्जन। सो सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, इसमें शॉक वाले सिम्टम्स होते हैं, एंड यूट्रस जो है वो पैल्पेबल नहीं होता है, सो दैट इज नोन एज यूटेराइन इन्वर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लाइक दिस वल्वर हिमाटोमा तो बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज द पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। पोस्टपार्टम बेसिकली जो न्यू गाइडलाइंस आई है, पहले बहुत सारी चीज़ें थोड़ी अलग हो गई है, डेफिनेशन अलग हो गया, पहले डेफिनेशन कुछ और था, आपका डेफिनेशन बहुत चेंजेस हो गया, उसमें ड्यूरेशन चेंज हो गया, सो वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा।
उसके बाद परप्यूरियल पायरेक्सिया। सो पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? फीवर। सो परप्यूरियल मतलब आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी फीवर। तो फीवर का मतलब क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज द लाइक 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। बिफोर 24 आवर्स अगर 100.4 डिग्री या फिर 38 डिग्री सेल्सियस है, दैट्स नॉर्मल, क्योंकि मदर जो है वो इतना फटीग होती है, इतना डिहाइड्रेटेड होती है, तो दैट्स द नॉर्मल थिंग। बट आफ्टर 24 आवर्स द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर 24 आवर्स अगर मदर को सस्टेन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सो इट इंडिकेट परप्यूरियल पायरेक्सिया। क्या क्या कॉज हो सकता है? तो आपको कॉज में क्या याद करना है? कॉज में आपको 6 डब्ल्यूज याद करना है। 6 डब्ल्यूज में क्या? फर्स्ट इज वोम। वोम मतलब कि हो सकता है, क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस, है ना? एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ना? विंड मतलब कि हमारा बेसिकली न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया या फिर एटिलेक्टेसिस। सो बेसिकली ये कब देखने को मिलेगा? अगर एलएससीएस हुआ तो। अगर एलएससीएस हुआ है तो बेसिकली एलएससीएस में, है ना? क्योंकि एलएससीएस में हम एनेस्थीसिया देते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट न्यूमोनिया फिर एटिलेक्टेसिस हो गया। वाटर का मतलब यूटीआई, यूटीआई होगा, क्योंकि लेसरेशन होता है, वजाइनल लेसरेशन वगैरह होता है, तो देयर इज वेरी हाई चांस की यूटीआई हो सकता है ना। वुंड मतलब कि अगर एलएससीएस हुआ है तो वहाँ पे वुंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर एपिसियोटोमी में, है ना। सो ये दोनों हमें मॉनिटर करना है, ये दोनों की वजह से हो सकती है। वॉकिंग मतलब कि डीवीटी का चांस हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से फीवर आ सकता है। एंड वेट मतलब कि मेस्टाइटिस, वेट ऑफ द बेसिकली ब्रेस्ट, है ना। सो मेस्टाइटिस इज द कॉमनली देखा जाता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो ये 6 डब्ल्यूज आपको याद करने हैं। 6 डब्ल्यूज इज द कॉज फॉर परप्यूरियल पायरेक्सिया। ठीक है। उसके बाद है हमारा पेरिनियल टियर। द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद करना है इसमें, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री कब बोलते हैं? अगर ओनली वजाइनल म्यूकोजा इज टॉर्न, ओनली वजाइनल म्यूकोजा इज टॉर्न, देन इट इज नोन एज फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री कब बोलेंगे? वजाइनल म्यूकोजा के साथ साथ पेरिनियल मसल भी टॉर्न होगा तो सेकंड डिग्री बोलेंगे। थर्ड डिग्री मतलब वजाइनल म्यूकोजा भी टॉर्न हो गया है और साथ साथ पेरिनियल के साथ साथ एनल तक पहुंच गया, एनल स्फिंक्टर भी टॉर्न हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड डिग्री, है ना। इसलिए हम जो एपिसियोटोमी करते हैं वो 60 डिग्री मीडियोलेटरल करते हैं टू प्रिवेंट दिस एनल स्फिंक्टर टोन, है ना। 60 डिग्री ऐसे 60 डिग्री मीडियोलेटरल करते हैं टू प्रिवेंट दिस एनल स्फिंक्टर टोन, इसीलिए करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ डिग्री कब बोलेंगे? फोर्थ डिग्री व्हेन रेक्टम भी टोन हो जाएगा, तो लाइक वजाइना भी हो गया, पेरिनियल मसल्स भी हो गया, स्फिंक्टर भी हो गया, एनल स्फिंक्टर भी हो गया और रेक्टम तक पहुंच गया, तो उसको हम फोर्थ डिग्री बोलेंगे। ठीक है। एपिसियोटोमी कौन सा डिग्री टेयर है? दैट इज द सेकंड डिग्री टेयर है, ठीक है ना। ऐसे याद करना है आपको। सो वजाइनल म्यूकोजा टोन फर्स्ट डिग्री, पेरिनियल मसल भी इंक्लूड हो जाएगा तो सेकंड, अगर साथ के साथ एनल स्फिंक्टर भी टोन हो जाएगा तो थर्ड, अगर साथ साथ लाइक वजाइनल म्यूकोजा, पेरिनियल मसल, एनल स्फिंक्टर एंड साथ में रेक्टम मसल भी टोन होगा तो उसको हम फोर्थ डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना। अगर फर्स्ट और सेकंड डिग्री अगर मसल फर्स्ट और सेकंड डिग्री अगर पेरिनियल टेयर हुआ है तो यहाँ पे रिपेयर करेंगे लेबर रूम में, लेबर रूम में बेबी डिलीवर हो वहीं पे हम रिपेयर एट दैट उसी टाइम हम रिपेयर कर देंगे। बट अगर थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री अगर टेयर हुआ है तो हम ओटी में हमें रिपेयर करना होगा, ठीक है ना। अगर टीयर का तुरंत पता चला है तो इमीडिएटली हमें रिपेयर कर सकते हैं, इमीडिएटली हम रिपेयर कर देंगे। बट अगर आफ्टर 24 आवर्स के बाद अगर आपको टीयर का पता चला है तो रिपेयर आफ्टर 6 वीक, ठीक है ना। सो ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आता है अबॉर्शन। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड लो, मतलब बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इनकम्प्लीट, कंप्लीट, थ्रेटेन, इनएविटेबल, कब सर्वाइकल ओस ओपन होगा, कब क्लोज होगा, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। सो वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है इन टूडेज वीडियो में। सो देखो, सबसे पहले अगर हम अबॉर्शन की बात करें, सो अबॉर्शन मतलब क्या होता है? दैट इज द की डिलीवरी, जो बेबी जो है वो पहले 20 वीक से पहले, है ना। सो प्रेगनेंसी एंड बिफोर 20 वीक, है ना, बिफोर 20 वीक, दैट इज नोन एज अबॉर्शन। अगर हम कॉमन कॉज की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन कॉज क्या है? दैट इज द जेनेटिक, मतलब बच्चे के साइड से कोई प्रॉब्लम होगा, जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, है ना। बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसमें कुछ जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है, सो दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉमन कॉज है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कॉमन कॉज क्या हो सकता है? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट नहीं है ना, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, है ना। सर्विक्स जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी इज द कॉमन कॉज इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ये आपको पता हो गया। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? टाइप ऑफ अबॉर्शन। सो टाइप ऑफ अबॉर्शन की बात करें तो आपने सबसे पहले आपने क्या याद करना है? आपने दो चीजें याद करनी है। फर्स्ट इसकी आइदर जो सर्विक्स ओपन हो सकता है, एंड दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? सर्विक्स क्लोज्ड है। तो सर्विक्स अगर ओपन एग्जाम में आ गया, एग्जाम में अगर क्वेश्चंस में आ गया कि सर्विक्स ओपन है, तो फटाफट आपके माइंड में बस दो ही
चीज़ आनी चाहिए। फर्स्ट इज़ कि या तो ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा या फिर ये इनएविटेबल अबॉर्शन होगा, ठीक है ना? सो अगर एग्ज़ाम में आपको सर्विक्स ओपन बोले, ओस ओपन बोले, तो 2 ही आपके माइंड में आना चाहिए वर्ड, दैट इज़ आइदर इट्स इनकम्प्लीट अबॉर्शन या फिर इनएविटेबल अबॉर्शन, ठीक है ना? तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट में और वो क्या चीज़ें बताएगा? इनकम्प्लीट का मतलब कि इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें अंदर है, कुछ वो बाहर चला गया है, ठीक है ना? एंड इनएविटेबल मतलब कि इट विल कम, है ना? इट विल गो, इट विल हैपन, है ना? सो इनएविटेबल का मतलब ही मतलब ही होता है, इनएविटेबल का मतलब इट विल हैपन, हो सकता है ये, है ना? इन इट विल हैपन, होगा ही होगा, इट विल हैपन, ऐसे याद करो। सो इनकम्प्लीट में कुछ चीज़ें अंदर है, कुछ चीज़ें बाहर है, तो ओस तो ओपन है, ब्लीडिंग प्लस पेन जो है वो है, ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, क्योंकि यूट्रस कॉन्टैक्ट कर रही है ना, सो पेन हो रहा है, ब्लीडिंग है, यूट्रस स्मॉलर है, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, देयर इज रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, है ना? रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ओस ओपन, दो चीजें इनकम्प्लीट या फिर इनएविटेबल। अगर इनकम्प्लीट बोला है मतलब कि कुछ चीजें अंदर है, मतलब कि देयर इज रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, कुछ चीजें अंदर है, कुछ चीजें बाहर जा रही है, तो ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, एंड देयर इज रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। इनएविटेबल का मतलब क्या है कि इट विल हैपन, होगा ही होगा, आप इसको रोक नहीं सकते हो, होगा ही होगा, बट हुआ नहीं है। सो इन दैट केस ओस तो ओपन ही रहेगा, ब्लीडिंग होगा, पेन होगा, यूट्रस जो है वो इक्वल होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फीटस अभी अंदर है, पूरा का पूरा फीटस अंदर है, बट देयर इज नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी। फीटल कार्डियक एक्टिविटी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, फीटस अंदर है बट फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, तो अबॉर्शन तो होना ही होना है, अबॉर्शन तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? सो दैट इज नोन एज इनएविटेबल, इट विल हैपन, इट विल हैपन, ठीक है ना? सो इनकम्प्लीट में समझ में आ गया, कुछ चीजें बाहर चली गई थी, कुछ चीजें अंदर थी, और इनएविटेबल में अभी वो बाहर गई नहीं है, बट वो बाहर जाएगी जाएगी, ठीक है? सो ये दो चीजें समझ में आ गई। तो ओस ओपन का दो चीजें समझ में आ गया, इनकम्प्लीट हो सकता है या फिर इनएविटेबल हो सकता है। कमिंग टू द सेकंड थिंग कि अगर कभी भी एग्जाम में आगे की सर्विक्स क्लोज्ड है या फिर ओस इज क्लोज्ड, तो तीन चीजें हो सकती है, आइदर इट्स कंप्लीट, आइदर इट्स थ्रेटन्ड और मिस्ड। कंप्लीट का मतलब क्या है कि कंप्लीटली जो अंदर यूट्रस में जो भी कॉन्सेप्शन था वो सब कुछ बाहर आ गया, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बाहर आ गया, कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है। सो कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, यूट्रस स्मॉलर रहेगा, और यूएसजी में यूट्रस बेसिकली क्या होगा? एम्प्टी होगा, क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट बाहर आ चुका है, ठीक है ना? सो दैट इज द कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है। थ्रेटेंड में क्या होगा? थ्रेटन मतलब कि थ्रेटन है, सो मतलब स्पॉटिंग प्रेजेंट है, ब्लीडिंग थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, पेन हो रहा है, यूट्रस इक्वल है, एंड यूएसजी में क्या बताएगा कि फीटस इज इनसाइड एंड देयर इज फीटल कार्डियक एक्टिविटी, है ना? बट ओस जो है वो क्लोज्ड है, ओस क्लोज है, स्पॉटिंग प्रेजेंट है, पेन प्रेजेंट है, और फीटस अंदर है, फीटल कार्डियक एक्टिविटी है, एंड दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन प्रेगनेंसी कैन कंटिन्यू। प्रेगनेंसी कैन कंटिन्यू कैसे? बाय प्रॉपर रेस्ट एंड प्रोजेस्टेरोन, मतलब कि मेडिकल मैनेजमेंट देंगे एंड प्रॉपर रेस्ट देना होगा। सो इन थ्रेटेंड अबॉर्शन में हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना? मिस्ड अबॉर्शन कब होगा? मिस्ड मतलब कि मिस्ड हो चुका है, मिस्ड हो गया है, मतलब कि इट्स गोन, आपको पता नहीं चला, वो चला गया। आपको पता नहीं चला मतलब बेबी डेथ हो गया, बट आपको पता ही नहीं चला। सो स्पॉटिंग और पेन जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, सो इट्स मे बी प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। यूट्रस स्मॉलर होगा बट देयर इज नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, मतलब फीटस जो है वो अंदर ही मर गया है, ऐसे याद करो। ओस क्लोज है बट फीटस अंदर ही मर गया है, ठीक है ना? सो ऐसे आपको आपने याद करना है। अगर ये पॉइंट आप याद कर लोगे ना, एग्जाम में जिस तरीके का भी एमसीक्यू आएगा आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। ओस क्लोज, ओस ओपन, ओस ओपन हमेशा दो चीजें याद करना, ओस क्लोज हमेशा तीन चीजें याद करना। ओनली थ्रेटन जहाँ पे हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? ओके, हो गया। कमिंग टू द MTP, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा न्यू 2022 गाइडलाइंस आया, बेसिकली 2020 में ही आ गया था, बट प्रॉपर अमेंडमेंट वो 2022 में आया था, तो उसमें क्या क्या न्यू पॉइंट्स है वो आपने याद करना है, ठीक है ना? सो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल जो MTP है, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइदर बाय मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, सो दैट इज नोन एज MTP। सो MTP में क्या होता है? इंडिया में अबॉर्शन जो है वो लीगलाइज कब हुआ था? दैट इज 1971 में लीगलाइज्ड हुआ था, बट ये जो इन्फोर्स कब हुआ था? 1972 अप्रैल में,
ठीक है ना? उसके बाद इसका जो न्यू अमेंडमेंट अभी आया है दैट इज़ इन 2022 में आया है। सो एमटीपी कब-कब करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन। सो इंडिकेशन क्या है? अगर इट इज़ रिस्क टू मदर, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हैव एनी रिस्क टू मदर, मदर्स हेल्थ, मदर इमोशनल हेल्थ, है ना? तो मदर के लाइक इमोशनली या फिर उसके हेल्थ पे अगर कोई इम्पैक्ट करता है तो इन दैट केस हम अबॉर्शन कर सकते हैं। या फिर रिस्क टू बेबी, तो 2 चांसेस है, या तो मदर को रिस्क है या तो बेबी को रिस्क है। ठीक है ना? मदर की हेल्थ को रिस्क है या फिर बेबी को, लाइक बेबी में कोई क्रोमोसोमल या फिर कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ है, मदर बेबी में कोई रिस्क हो सकता है, सो इन दैट केस भी अबॉर्शन कर सकते हैं। एंड ये 2 चीज़ें जो है वो अभी लाइक 2022 में ऐड हुआ है। पहले बस यही था, रिस्क टू मदर या फिर रिस्क टू बेबी, तो हम एमटीपी करते थे। अभी जो ऐड हुआ है उसमें क्या है कि देयर इज़, अगर जो प्रेगनेंसी है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, सो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से अगर प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर बाय रेप, अगर बिकॉज़ ऑफ रेप की वजह से अगर प्रेगनेंसी हुई है, सो इन दैट केस भी एमटीपी अलाउ है ना? एमटीपी लीगल है, इट इज़ लीगल, है ना? सो ये 4 कंडीशन क्या है? लीगल है। ठीक है ना? उसके अलावा और जो भी कंडीशन होती है, जैसे कि बिकॉज़ ऑफ जेंडर की वजह से या फिर कुछ भी और भी टर्म्स की वजह से अगर होता है, दैट इज़ इल्लीगल। दिस 4 आर लीगल क्राइटेरिया फॉर एमटीपी। ठीक है ना? सो बिफोर एमटीपी ऑफ कोर्स हमें कंसेंट तो करना ही होगा। कंसेंट इज़ समथिंग वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना अदरवाइज़ जो मदर ऑफ कल को ब्लेम कर सकती है कि आपने एमटीपी क्यों किया। सो कंसेंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसेंट में एक फॉर्म सी आता है ना? फॉर्म सी आता है दैट इज़ फिल्ड बाय वुमेन। कौन फिल करेगा? ऑफ कोर्स वुमेन फिल करेगी, जिसका एमटीपी होगा वही फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि हस्बैंड करेगा या कोई और करेगा, इट इज़ फिल्ड बाय वुमेन ओनली। ठीक है ना? बट अगर माइनर बच्चा बच्चा है, माइनर है या फिर मेंटली अनसाउंड है, सो इन दैट केस कौन फिल करेगा? दैट इज़ फिल्ड बाय द गार्जियन। जो उनके लीगल गार्जियन है वो फिल करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि पहले क्या था कि एमटीपी इज़ ओनली मैरिड वुमेन ही कर सकते हैं। एमटीपी ओनली मैरिड वुमेन में ही कर सकते थे, बट अब जो हमारा 2022 अमेंडमेंट आया है उसमें मैरिड प्लस अनमैरिड दोनों ही इंक्लूडेड है। ठीक है ना? मैरिड प्लस अनमैरिड दोनों इंक्लूडेड है, और कंट्रासेप्टिव फेलियर भी इंक्लूडेड है। और जेस्टेशनल एज लिमिट की बात करें तो पहले था कि टिल 20 वीक तक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 1971 क्या था? टिल 20 पीरियड ऑफ जेस्टेशन तक कर सकते हैं, बट अभी क्या है? दैट इज 24 वीक। टिल 24 वीक तक हम कर सकते हैं। तो कब-कब कर सकते हैं? दैट इज़ द, अगर रेप सर्वाइवर्स है या फिर मेंटली अनसाउंड है, माइनर है, तो हम टिल 24 वीक तक हम एमटीपी कर सकते हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हुआ है तो टिल 20 वीक तक कर सकते हैं ओनली। ये इंपॉर्टेंट 3 क्राइटेरिया आपको याद करने होंगे। एंड अगर बिकॉज़ ऑफ देयर इज़ एनी सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मेलिटी, कोई ऐसे फीटल क्रोमोसोमल जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है, कोई फीटल एब्नॉर्मेलिटी है, देन देयर इज़ नो लिमिट। बियॉन्ड 24 वीक भी हम जा सकते हैं। बियॉन्ड 24 वीक भी जा सकते हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज़ इंक्लूडेड इन 2022 अमेंडमेंट। पहले क्या था? कुछ भी रीज़न हो, वेदर इट्स फीटल एब्नॉर्मेलिटी हो, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो, कुछ भी रीज़न हो, रेप, तो 20 वीक तक ही कर सकते थे। 20 वीक से आगे आप नहीं बढ़ सकते थे। बट अब क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो गया है कि अगर रेप सर्वाइवर्स है, मेंटली अनसाउंड है, माइनर है, तो टिल 24 वीक तक कर सकते हैं। बिकॉज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हुआ है तो 20 वीक तक कर सकते हैं। एंड सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मेलिटी है तो 24 वीक के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। ओके, कौन कर सकता है? दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन, 1 आरएमपी। अगर टिल 20 वीक तक कर रहे हैं, टिल 20 वीक तक कर रहे हैं, तो ओनली 1 आरएमपी की नीड है। आरएमपी इज द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो ओनली 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज नीडेड टिल 20 वीक के लिए। अगर आप 24 वीक तक कर रहे हैं, सो 2 आरएमपी की नीड है। 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। ठीक है? अगर 24 वीक बात कर रहे हैं, लाइक इन केस ऑफ फीटल एब्नॉर्मेलिटी, तो प्रॉपर एक मेडिकल बोर्ड होता है। सो पूरा मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल होना चाहिए। सो मेडिकल बोर्ड में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? मेडिकल बोर्ड में ऑफ कोर्स जो करेगा दैट इज द हमारे गायनिक इंक्लूड होंगे, गायनिक होंगे, पीडियाट्रिशियंस होंगे, क्योंकि वही तो बताएंगे कि हाँ मतलब फीटल एब्नॉर्मेलिटीज वगैरह। सो पीडियाट्रिशियन होंगे, एक हमारे रेडियोलॉजिस्ट होंगे, रेडियोलॉजिस्ट या फिर सोनोलॉजिस्ट बोल सकते हो, वो होंगे। एंड एक हमारा होगा जो हमारे ऑफिशियल गेजेटेड ऑफिसर होंगे फ्रॉम यूनियन और स्टेट टेरिटरीज, है ना? सो वो गेजेटेड ऑफिसर होंगे। सो ये 4 लोग बेसिकली इंक्लूडेड होंगे ये हमारे मेडिकल बोर्ड में। ठीक है ना? सो ये हमारा आफ्टर 24 वीक में पूरा प्रॉपर एक बोर्ड बैठती है, वो डिसाइड करती है। ठीक है? एक
RMP till 20 वीक, 2 RMP till 24 वीक एंड आफ्टर 24 वीक पूरा का पूरा मेडिकल बोर्ड होगा, ठीक है। सो वन मोर थिंग इज दैट कि जो हमारा जो न्यू अमेंडमेंट है उसमें क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एमटीपी किया आप किसी और को जाके बता देंगे। इन दैट केस आपको फाइन होगा, या फिर फाइन के साथ साथ आपको अप टू 1 ईयर तक आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है ना। सो दैट इज द ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एमटीपी की क्वालिफिकेशन क्या है, जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो वो डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर MS OBG होना चाहिए, या फिर RMP के साथ साथ आपको 6 मंथ हाउस जॉब हो, प्लस आपने या तो 25 केसेस ऑफ एमटीपी कर रखा हो। सो ये सारे लोग एमटीपी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया एमटीपी के बारे में। बट हम करेंगे कैसे, हमने बोला ना आइदर मेडिकल या फिर सर्जिकल करते हैं। सो मेडिकल मेथड में क्या देते हैं, सर्जिकल में क्या होता है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, अगर अप टू 7 वीक कर रहे हैं, अप टू 7 वीक कर रहे हैं, सो इन इंडिया में बेसिकली, इंडिया में क्या है कि अप टू 7 वीक करते हैं तो बेसिकली हम ओपीडी बेसिस पे करते हैं। हम वुमेन को एडमिट नहीं करते हैं, एडमिट करने की नीड नहीं है। ओपीडी बेसिस पे क्या करते हैं, डे वन पे हम क्या देते हैं, मिफीप्रिस्टोन देते हैं 200 mg। सो टैबलेट मिफीप्रिस्टोन देते हैं 200 mg। एंड देन डे 3 पर हम टैबलेट मिजोप्रोस्टोल देते हैं 400 माइक्रोग्राम, ठीक है ना। सो मिफीप्रिस्टोन क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सो एंटी प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं ना। सो टैबलेट मिफीप्रिस्टोन 200, डोज भी याद करना, डोज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डे 3 पे हमने क्या दिया, टैबलेट मिजोप्रोस्टोल दिया 400 माइक्रोग्राम। क्या क्या रूट है, बक्कल दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं, परवाजाइनल दे सकते हैं, पर रेक्टल दे सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि बेस्ट रूट ऑफ टैबलेट मिजोप्रोस्टोल, देन इट इज सबलिंगुअल। सबलिंगुअल इज द बेस्ट रूट। एंड अगर सेकेंड रूट पूछे तो परवाजाइनल इज द सेकेंड बेस्ट रूट। सबसे लीस्ट यूज मेथड क्या है, दैट इज द ओरल इज द लीस्ट यूज मेथड, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिखने को मिलते हैं, है ना। लाइक टैबलेट मिजोप्रोस्टोल का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होता है, लाइक कि पेन होगा, हेडेक होगा, फीवर हो गया, टकीकार्डिया हो गया ना। सो ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं। देन डे 15 पे फॉलो अप करना होता है टू सी कि कुछ रिटेन तो नहीं रह गया, प्लेसेंटा वगैरह कुछ अंदर प्रोडक्ट अंदर रिटेन तो नहीं रह गया। सो डे 15 पे फॉलो अप करते हैं। सो डे 1 मिफीप्रिस्टोन, डे 3 टैब मिसोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, जो मिफीप्रिस्टोन है वो हमारा mg में है, मिसोप्रोस्टोल जो है वो माइक्रोग्राम में है। और डे 15 पे हम फॉलो अप करेंगे। सो इट इज डन अप टू 7 वीक पे हम इंडिया में करते हैं, ओपीडी बेसिस पे किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू WHO हम अप टू 9 वीक तक हम कर सकते हैं। बट इन दैट केस हमें पेशेंट को एडमिट करना होगा, दैट इज IPD बेसिस पे। इन पेशेंट है ना, इन पेशेंट करना होगा, हमें पेशेंट को एडमिट करना होगा। सो अगर आप अप टू 9 वीक तक करते हो, सो डे 1 पर आप क्या दोगे, टैब मिफीप्रिस्टोन दोगे 200 mg ओरली दोगे। देन डे 3 पे आप टैब मिसोप्रोस्टोल दोगे 800 माइक्रोग्राम। यहाँ पे आप कितना दे रहे थे, 400 दे रहे थे, यहाँ पे आप डबल दोगे, है ना। सो 800 दोगे माइक्रोग्राम, सेम लाइक सबलिंगुअल या फिर परवाजाइनल, ओरल भी दे सकते हैं। डे 15 पे अगेन क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, अप टू 7 वीक, अप टू 9 वीक, दिस ड्रग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके अलावा मेडिकल मेथड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये तो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या है, मिजोप्रोस्टोल हम 200 to 800 माइक्रोग्राम देते हैं, एवरी 4 आवर्ली देते हैं। लाइक हम 5 डोजेज रिपीट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम 5 टाइम्स हम दे सकते हैं, एवरी 4 आवर्ली 200 to 800 माइक्रोग्राम, ठीक है। उसके अलावा दिस इज प्रोस्टाग्लैंडिन E1, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। डाइनोप्रोस्टोन इज द प्रोस्टाग्लैंडिन E2, है ना। सो डाइनोप्रोस्टोन हम कितना देंगे, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड हमारा क्या है, डाइनोप्रोस्टोन में 200 mg वजाइनल सपोजिटरी के फॉर्म में होता है, जो कि एवरी 3 to 4 आवर्ली देते हैं। मैक्सिमम हम 4 to 6 डोज दे सकते हैं, है ना। सो ये सारे डोज आपने याद करना होगा, इसको अपनी छोटी कॉपी में लिख लेना और डेली डेली याद करना, ठीक है। उसके अलावा कार्बोप्रोस्ट है, कार्बोप्रोस्ट हम बेसिकली 250 माइक्रोग्राम देते हैं इंट्रामस्कुलरली एवरी 3 आवर्ली, एंड मैक्सिमम डोज हम 10 देते हैं, 10 इज द मैक्सिमम डोज। सो कार्बोप्रोस्ट कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, इन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अगर मदर ब्रोंकियल अस्थमा की है, सो इन दैट केस ये हमारा क्या बोलते हैं, कार्बोप्रोस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है ना। सो ये 3 चीजें आपने याद करना है। उसके अलावा हम सर्जिकल मेथड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज द डायलेशन एंड इवैक्यूएशन होता है एक हमारा, एंड दूसरा हमारा होता है इंट्रायूटेराइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन
और एक्स्ट्रा अम्नियोटिक एथाक्रिडिन, है ना। सो ये हमारा सर्जिकल मेथड है। उसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट थिंग और क्या याद करना है, वैक्यूम एस्पिरेशन। वैक्यूम एस्पिरेशन बेसिकली हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, लाइक अप टू 12 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन। सो वैक्यूम एस्पिरेशन या तो मैनुअली कर सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। सो वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज आती है, दिस इज द वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज होती है। इसमें कार्बन कैनुला लगाते हैं, एंड दिस इमेज इज इंपॉर्टेंट, दिस कार्बन कैनुला इज इंपॉर्टेंट। सो इसको क्या करता है, ये एक नेगेटिव प्रेशर इंक्लूड, मतलब कि एक वैक्यूम क्रिएट करता है, एंड जो भी अंदर का प्रोडक्ट होता है वो बाहर आ जाता है। सो ये अप टू 12 वीक तक हम कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना। कितना प्रेशर लगा सकते हैं, अप टू 660 mm ऑफ Hg तक प्रेशर लगता है इसमें, ठीक है ना। सो इसमें जो कार्बन कैनुला है ना, इसमें अलग अलग साइज के कार्बन कैनुला होता है, लाइक अलग अलग कलर कोडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग कलर साइज होता है। सो ये साइज ऑफ कार्बन कैनुला कैसे डिसाइड करते हैं, इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। लेट सपोज अगर 10 POG है तो हम 10 mm ऑफ कार्बन कैनुला यूज करेंगे। सो ये mm में होता है, ठीक है ना। सो अगर 11 POG है तो 11 mm ऑफ कार्बन कैनुला यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा एक होता है डायलेशन एंड क्यूरेटिस। सो डायलेशन एंड क्यूरेटिस भी हम अप टू 12 वीक तक कर सकते हैं। सो वैक्यूम एस्पिरेशन, डायलेशन, क्यूरेटिस, ये इमेज इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो ये था हमारा MTP के बारे में। MTP क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, मेडिकल और सर्जिकल मेथड्स क्या है, सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो विद दिस टॉपिक एंड हो गया है। मिलते हैं हम 7th पार्ट में। 7, 8, 9, 10 4 बेसिकली बचे हैं। सो लास्ट के 10th में तो हमारा सारा मेडिसिन होगा, 9th में हमारा सारा के सारा इंस्ट्रूमेंट होगा। 2 वीडियोस और आएगी, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं, लाइक PPH, GDM, एनीमिया, RH, आइसो इम्यूनाइजेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैन्यूवर्स वगैरह है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।